गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नामक के मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने खातों के प्रकार और उसके उधार जमा के नियम के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें हमने व्यक्ति खाते, माल संपत्ति के खाते और उपज खर्च खातों में उधार जमा का नियम और उसके उदाहरण देखे थे। तो दोस्तों, उधार जमा के जो नियम है वो उधार जमा के नियम करने के चरण या सोपान के बारे में आज हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जब भी हिसाबी लेखा करते वक्त उधार जमा के नियम लागू करने हो तो सबसे पहले जो व्यवहार है वो आर्थिक या बिन आर्थिक है यह निश्चित करो, क्योंकि धंधा में केवल आर्थिक व्यवहार ही लिखे जाते हैं। बिन आर्थिक व्यवहार धंधा की बही में लिखे नहीं जाते। माने कि जो भी व्यवहार लिखे जाएंगे वो केवल आर्थिक व्यवहार लिखे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप 2000 के माल का ऑर्डर मिला। दोस्तों, यहाँ ऑर्डर मिला है, केवल ऑर्डर मिला है, कोई द्विपक्षीय व्यवहार नहीं हुआ है और इस कारण यह व्यवहार किसी भी खाते को प्रभावित नहीं करता, इसलिए यह धंधा का आर्थिक व्यवहार नहीं है, माने बिन आर्थिक व्यवहार है। जैसे कि विक्रय वृद्धि के लिए सेल्स मैनेजर के साथ मीटिंग का आयोजन किया, तो मीटिंग का आयोजन किया है, दूसरा कोई व्यवहार नहीं हुआ है। अब दोस्तों, व्यवहार आर्थिक या बिन आर्थिक निश्चित हो जाए और व्यवहार आर्थिक है उसका ही लेखा करना है, तो आर्थिक व्यवहार से जुड़े खाते निश्चित करो, ये दूसरा सोपान है। धंधा की यह व्यवहार दोहरी असर रखता है। दोहरी असर अर्थात उधार और जमा असर। कौन से खाते की उधार असर है और कौन से खाते की जमा असर है यह निश्चित करो। उसके आधार पर दोनों खाते निश्चित होंगे। ऊपर के कोष्ठक के आधार पर प्रथम उधार असर निश्चित करो, उसके बाद जमा असर निश्चित करो। माने दोस्तों, कोई भी व्यवहार हुआ तो उनसे जुड़े जो दोनों खाते हैं उसमें से कौन सा खाता उधार हो रहा है वो पहले उधार असर निश्चित करनी है और उधार असर निश्चित होने के बाद जमा असर निश्चित करनी है। इसके अभ्यास के लिए आज दोस्तों हम 2 उदाहरण का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, उदाहरण का अभ्यास करने के लिए आपको आपकी किताब मानी टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है। तो दोस्तों, आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में ले लेंगे। दसवां उदाहरण देखें तो निम्नलिखित व्यवहार रणछोड़ की बही में कौन से खाते उधार और कौन से खाते जमा करोगे यह बताइए, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। मानी रणछोड़ की बही में अलग अलग व्यवहार में से कौन सा खाता उधार असर होगा और कौन सा खाता
जमा असर होगा वो हमें निश्चित करना है। इसके लिए इस उदाहरण में हमें दोस्तों टोटल 11 व्यवहार दिए गए हैं और 11 व्यवहार जो दिए गए हैं उनमें से हर एक व्यवहार में उधार असर और जमा असर पाने वाले खाते का विवरण हमें करना है और उसका स्पष्टीकरण भी देना है। दोस्तों यहाँ पेज नंबर 45 पर उसका उत्तर दिया गया है और उसका स्पष्टीकरण पेज नंबर 46 पर दिया गया है, तो उसका स्पष्टीकरण हम साथ में ही देखते जाएंगे, इसलिए आपको आपकी किताब में पेज नंबर 46 साथ में देखते जाना है। अब सबसे पहला व्यवहार देखें तो रणछोड़ ने 50,000 की पूंजी से धंधा शुरू किया। माने रणछोड़ 50,000 की पूंजी लाकर धंधा शुरू कर रहा है। जो रणछोड़ मालिक है और रणछोड़ जीवंत व्यक्ति भी है और 50,000 की पूंजी माने रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया तो धंधे में रोकड़ दोस्तों आएगी और धंधे में रोकड़ आ रही है, इसलिए माल संपत्ति के नियम मुजब रोकड़ आए तो उधार, इसलिए रोकड़ खाता उधार। रणछोड़ माने मालिक, रोकड़ देने वाला यानी कि लाभ देने वाला है, इसलिए पूंजी खाता जमा। दूसरा 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में भरे। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में रोकड़ भरी है, इसलिए बैंक लाभ लेने वाला, इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा खाता उधार होगा। रोकड़ माने संपत्ति जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता जमा। तीसरा 20,000 का माल नगद बेचा। दोस्तों माल नगद बेचा है और माल नगद बेचने के कारण रोकड़ धंधे में आएगी, इसलिए रोकड़ खाता उधार। और माल बिक्री के कारण जा रहा है, इसलिए बिक्री खाता जमा। चौथा 6,000 का माल राधा को बेचा। 6,000 का माल राधा को बेचा तो राधा लाभ लेने वाली है, इसलिए राधा खाता उधार। और धंधे में से माल जा रहा है बिक्री के कारण, धंधे में से माल गया और माल जाने का कारण बिक्री है, इसलिए बिक्री खाता जमा। पांचवा 1,000 का माल नगद खरीदा। दोस्तों नगद माल खरीदा है और माल खरीदने के कारण धंधे में माल आएगा और धंधे में माल आए इसलिए खरीद खाता उधार। नगद खरीदा है इसलिए रोकड़ धंधे में से गई, रोकड़ खाता जमा। छठा 2,000 का माल मीरा के पास से खरीदा। मीरा के पास से माल खरीदा गया। दोस्तों माल खरीदा है इसलिए धंधे में माल आया और धंधे में माल आया इसलिए खरीद खाता उधार। मीरा लाभ देने वाली है इसलिए मीरा खाता जमा। सातवां 1,000 का फर्नीचर खरीदा। दोस्तों फर्नीचर खरीदा है माने कि धंधे में फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर संपत्ति है और संपत्ति के लिए नियम है आए तो उधार, माने फर्नीचर धंधे में आया तो फर्नीचर खाता उधार। और फर्नीचर खरीदा है तो रोकड़ दी होगी, तो रोकड़ जाए धंधे में से रोकड़ गई इसलिए रोकड़ खाता जमा। आठवां 300 का फुटकर खर्च हुआ। फुटकर खर्च हुआ तो खर्च है तो उपज खर्च के नियम के आधार पर खर्च हो तो उधार,
माने फुटकर खर्च खाता उधार। चुका दिया गया है माने धंधे में से रोकड़ गई, इसलिए रोकड़ खाता जमा। 9वां, 200 का डिविडेंड मिला। डिविडेंड मिला माने डिविडेंड के 200 मिले माने धंधे में रोकड़ आई, रोकड़ खाता उधार। डिविडेंड प्राप्त हुआ इसलिए वो धंधे की उपज है, इसलिए डिविडेंड खाता जमा। 200 मजदूरी चुकाई, तो मजदूरी चुकाई है तो मजदूरी धंधे का खर्च है, इसलिए मजदूरी खाता उधार। मजदूरी चुका दी गई माने रोकड़ धंधे में से गई, इसलिए रोकड़ खाता जमा। 15,000 का यंत्र रमेश ब्रदर्स के पास से खरीदा। रमेश ब्रदर्स के पास से यंत्र खरीदा तो धंधे में यंत्र आ रहा है, इसलिए यंत्र खाता उधार। रमेश ब्रदर्स लाभ देने वाला है, इसलिए व्यक्ति खाते के नियम के आधार पर रमेश ब्रदर्स खाता जमा। माने इस प्रकार से दोस्तों हर एक व्यवहार जो है उसमें 2 खाते जुड़े हुए होंगे, जिसमें से उधार जमा के जो नियम है उसके आधार पर एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा होगा। दोस्तों अब उदाहरण नंबर 11 के बारे में देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 11 में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहार अमृत की बही में किस खाते उधार और किस खाते जमा करोगे, बताइए। तो इस उदाहरण में जो भी व्यवहार दिए गए हैं वो अमृत के व्यवहार दिए गए हैं, और कौन सा खाता उधार और कौन सा खाता जमा होगा वो हमें निश्चित करना है। इस उदाहरण में दोस्तों में 20 व्यवहार दिए गए हैं। दोस्तों हर एक व्यवहार में 2 खाते जुड़े हुए होते हैं, उसमें एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा हो रहा है। दोस्तों ये उधार खाता और जमा खाता निश्चित करने की जो प्रक्रिया है वो इस विषय माने नामा के मूल तत्व विषय के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाकी के सभी चैप्टर के लिए ये उधार असर और जमा असर बहुत ही आवश्यक है। और रोजनामचा जो इसके बाद का चैप्टर है आगे का, उसमें भी वो रोजनामचा लिखने के लिए भी उधार असर और जमा असर के खाते ही आवश्यक है। इसलिए ये ऐसे उदाहरणों का अभ्यास आपको बार बार करना है, जिससे उधार असर और जमा असर के बारे में आप आसानी से किसी भी व्यवहार के लिए हल प्राप्त कर सके। दोस्तों ये 11वां उदाहरण के उत्तर देखें तो आपको उत्तर हम देख रहे हैं, आपको साथ में पेज नंबर 48 पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो पेज साथ में खुला रखना है, क्योंकि स्पष्टीकरण हम मौखिक रूप से करते जाएंगे। आपको आपकी बही में वो देखते जाना है। सबसे पहला व्यवहार देखें तो 40,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। तो रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया है दोस्तों, तो धंधे में रोकड़ आई है, इसलिए रोकड़ खाता उधार। अब रोकड़ लाने वाला अमृत माने मालिक होगा, इसलिए मालिक लाभ देने वाला है, इसलिए पूंजी खाता जमा। दूसरा 60,000 की रमणीक के पास से लोन ली। रमणीक के पास से लोन ली। अब दोस्तों रमणीक के पास से लोन लेने पर हमें तो लोन की रकम रोकड़ रूप में मिलेगी, इसलिए धंधे में रोकड़ आएगी।
तो रोकड़ खाता उधार। और रमणीक यहाँ लोन देने वाला है, इसलिए रमणीक की लोन का खाता जमा होगा। तीसरा, 20,000 यूनियन बैंक में भरकर खाता खुलवाया। दोस्तों, यूनियन बैंक में रोकड़ भरी गई है तो बैंक रोकड़ लेने वाला माने व्यक्ति लाभ लेने वाला हुआ तो यूनियन बैंक का खाता उधार होगा। धंधे में से रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता जमा। चौथा, 4,000 दलाली के मिले। विद्यार्थी मित्रों, दलाली के मिले तो रोकड़ प्राप्त हुई होगी, इसलिए धंधे में रोकड़ आई, रोकड़ खाता उधार। अब दलाली प्राप्त हुई है, इसलिए दलाली धंधे की उपज है, इसलिए दलाली खाता जमा। पांचवा, 10,000 का माल बच्चू भाई के पास से उधार खरीदा। दोस्तों, बच्चू भाई के पास से माल उधार खरीदा है तो माल खरीदी के कारण धंधे में माल आएगा, इसलिए खरीद खाता उधार। और बच्चू भाई लाभ देने वाला है, इसलिए बच्चू भाई खाता जमा। छठा, 20,000 का माल लक्ष्मी को उधार बेचा। लक्ष्मी को माल उधार बेचा है तो लक्ष्मी ने लाभ लिया है, इसलिए लक्ष्मी खाता उधार। और बिक्री के कारण धंधे में से माल जा रहा है, इसलिए बिक्री खाता जमा। सातवां, 5,000 का दुकान भाड़ा चुकाया। दोस्तों, दुकान भाड़ा चुकाया है तो दुकान की सेवा के बदले भाड़ा चुकाया, इसलिए दुकान भाड़ा धंधे का खर्च है, इसलिए भाड़ा या दुकान भाड़ा खाता उधार होगा। और रोकड़ धंधे में से गई है, इसलिए रोकड़ खाता जमा होगा। आठवां, 200 रमाकांत को लारी भाड़ा चुकाया। दोस्तों, लारी भाड़ा चुकाया माने भाड़ा चुका दिया गया है, इसलिए रोकड़ व्यवहार हुआ। और लारी भाड़ा चुकाया है जो हमारा खर्च है, माने लारी भाड़ा धंधे का खर्च है, इसलिए लारी भाड़ा खाता उधार। और रोकड़ धंधे में से गई है, इसलिए रोकड़ खाता जमा। 9वां, 500 कुंदन के पास से ब्याज का लेना हुआ। दोस्तों, ब्याज लेना हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है, तो कुंदन ने ब्याज नहीं चुकाया, इसलिए उसके पास लेना है, इसलिए कुंदन खाता उधार। और ब्याज उपज है, इसलिए ब्याज खाता जमा। 10वां, 1200 दिनेश को वेतन चुकाया। दिनेश को वेतन चुकाया। अब वेतन चुकाया है तो वेतन धंधे का खर्च है, इसलिए वेतन खाता उधार। धंधे में से रोकड़ गई, रोकड़ खाता जमा। 11वां, 3,000 का कमीशन मिला या कमीशन प्राप्त हुआ। तो कमीशन प्राप्त हुआ है तो रोकड़ में प्राप्त हुआ होगा, इसलिए रोकड़ खाता उधार, क्योंकि धंधे में रोकड़ आ रही है। और कमीशन प्राप्त हुआ है जो धंधे की उपज है, इसलिए कमीशन खाता जमा। 12वां, 1500 का माल नगद खरीदा। दोस्तों, माल नगद खरीदा है तो माल खरीदने के कारण धंधे में माल आएगा, इसलिए खरीद खाता उधार। और नगद खरीदा है तो रोकड़ धंधे में से गई है, इसलिए रोकड़ खाता जमा। 13वां, 20,000 का माल नगद बेचा। दोस्तों, माल नगद बेचा है माल,
तो हमें रोकड़ प्राप्त होगी, माने अमृत को रोकड़ प्राप्त होगी, इसलिए धंधे में रोकड़ आएगी, रोकड़ खाता उधार। अब बिक्री के कारण धंधे में से माल जाएगा, इसलिए बिक्री खाता जमा। 10,000 का वाहन खरीदा तो धंधे में दोस्तों वाहन आएगा जो संपत्ति है, और संपत्ति के लिए नियम है आए तो उधार, इसलिए वाहन खाता उधार। उसके बदले 10,000 रोकड़ चुकाई होगी तो धंधे में से रोकड़ गई तो रोकड़ खाता जमा। पंद्रहवां, 2,000 का फर्नीचर राज फर्नीचर मार्ट से खरीदा। दोस्तों फर्नीचर खरीदा है तो धंधे में फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर खाता उधार। दोस्तों संपत्ति धंधे में आए या जाए तो संपत्ति के नाम के साथ उसका खाता उधार या जमा करना है, तो यहाँ फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर खाता उधार। अब यहाँ फर्नीचर देने वाला मानी लाभ देने वाला राज फर्नीचर मार्ट है, इसलिए राज फर्नीचर मार्ट का खाता जमा होगा। 16वां, 400 का माल लक्ष्मी ने वापस किया। तो दोस्तों लक्ष्मी ने वापस किया तो हमने लक्ष्मी को माल बेचा होगा, और लक्ष्मी को माल बेचा है उसमें से माल वापस आ रहा है। छठे व्यवहार में लक्ष्मी को बिक्री की गई थी और बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, माने धंधे में माल आ रहा है, इसलिए बिक्री वापसी खाता उधार। लक्ष्मी लाभ देने वाली है, इसलिए लक्ष्मी खाता जमा। 17, 500 का माल बच्चू भाई को वापस किया। 500 का माल बच्चू भाई को वापस किया। तो दोस्तों हमने बच्चू भाई के पास से माल खरीदा था और ख़रीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो बच्चू भाई लाभ लेने वाले हुए, इसलिए बच्चू भाई खाता उधार। धंधे में से खरीद वापसी के कारण माल जा रहा है, इसलिए खरीद वापसी खाता जमा। 18, 2,000 यूनियन बैंक में से निकाले, माने बैंक में से रोकड़ निकाली तो धंधे में रोकड़ आ रही है, इसलिए रोकड़ खाता उधार। यूनियन बैंक लाभ देने वाला है, माने रोकड़ देने वाला है, इसलिए यूनियन बैंक खाता जमा। 300, डाक खर्च चुकाया तो खर्च चुकाया है, इसलिए खर्च खाता माने डाक खर्च खाता उधार होगा। और रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाता जमा। 200, विज्ञापन खर्च के चुकाए, तो विज्ञापन खर्च चुकाया है तो विज्ञापन खर्च धंधे का खर्च है, इसलिए विज्ञापन खर्च खाता उधार। धंधे में से रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता जमा। माने दोस्तों इस प्रकार से हर एक व्यवहार में दो खाते जुड़े हुए होंगे, उसमें से एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा होगा। दोस्तों किसी भी व्यवहार में उधार असर और जमा असर पाने वाले खाते निश्चित करते वक्त निम्न बातें विशेष रूप से याद रखें। प्रथम असर हमेशा उधार होती है, किसी भी व्यवहार में प्रथम असर हमेशा उधार असर लिखनी है। दोस्तों हर एक व्यवहार में जो खाते होंगे उसमें से व्यक्ति, माल संपत्ति या उपज खर्च के खाते होंगे, तो उसमें आपको क्या देखना है कि व्यक्ति लाभ लेने वाला हुआ तो व्यक्ति खाता उधार,
अगर धंधे में माल या संपत्ति आ रही है तो माल या संपत्ति का खाता उधार, और धंधे का खर्च या नुकसान है तो उपज खर्च खाता उधार होगा। इस तरह से उधार असर पाने वाला खाता पहले निश्चित कर ले, बाद में दूसरी असर हमेशा जमा असर लिखनी होगी। तो उसके लिए भी अगर व्यक्ति लाभ देने वाला है तो व्यक्ति खाता जमा, अगर धंधे में से माल संपत्ति जा रही है तो माल संपत्ति खाता जमा, और धंधे को उपज या लाभ हो रहा है तो उपज खर्च खाता जमा होगा। मानिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज हमने जो 2 उदाहरण का अभ्यास किया, उन उदाहरणों का अभ्यास भी आपको करते रहना है, जिससे आप हर एक व्यवहार के उधार असर पाने वाले और जमा असर पाने वाले खाते सुनिश्चित करने में आपको आसानी होगी, जो आगे के चैप्टरों के लिए हमारे लिए आवश्यक है।